अच्छा गाइज, तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड की क्यों हूँ उसकी वजह आप लोगों ने टाइटल में भी पढ़ ली होगी और आज की वीडियो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। एक्साइटेड इस बात पर हूँ कि मेरे पास 11 प्रो मैक्स था, उससे अब मैं स्विच कर गया हूँ गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G पे। मैंने जो नोट 20 अल्ट्रा का वेरिएंट लिया है वो लिया है स्नैपड्रैगन वेरिएंट, एक्जीनोस वेरिएंट नहीं लिया। और वो क्यों नहीं लिया वो मैं आपको ऑलरेडी भी एक दो वीडियोस बना के बता चुका हूँ कि एक्जीनोस जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन से कितनी इन्फीरियर है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं। उसके हीटिंग का इशू आता है, उसके अंदर बैटरी ड्रेनेज ज़्यादा होती है, उसका इशू आता है, परफॉर्मेंस का इशू आता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट के लिए गया हूँ। अब जो स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट है मेरा वो है हांगकॉन्ग वाला वेरिएंट है 9860 वेरिएंट, जो इसका मॉडल नंबर है। इसके बॉक्स की अगर हम एक थोड़ी सी ऐसी बात कर लें तो बॉक्स के अंदर मोबाइल था, उसके अलावा इसके अंदर इसका कवर था जो कि ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन है, और उसके अलावा इसकी स्क्रीन के ऊपर प्री अप्लाइड एक सिंपल जो प्लास्टिक का प्रोटेक्टर होता है वो चढ़ा हुआ था। उसके अलावा इसके अंदर थी AKG ट्यून्ड सैमसंग की हैंड्स फ्री। उसके अलावा इसके अंदर चार्जिंग ब्रिक है 25 वाट की और USB Type-C to Type-C केबल है चार्जिंग के लिए। तो चलिए गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं iPhone 11 Pro Max से, यानी कि मैं सिर्फ एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे स्विच नहीं किया, मैं एक सिस्टम से, एक इकोसिस्टम से दूसरे में स्विच किया हूँ। और ऐसा मैंने क्यों किया है, तो मैं iPhone 11 Pro Max से Galaxy Note 20 Ultra के ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ, तो ये मैंने क्यों किया। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू देने की भी कोशिश करूँगा। तो गाइस चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ताहा है, वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में। तो चलिए गाइज अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आईफोन से मैं शिफ्ट किया हूँ नोट 20 अल्ट्रा के ऊपर। उसकी पहली और सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है एप्पल का इकोसिस्टम। अब इससे मेरा क्या मतलब है, वो ये है कि आपके पास अगर आईफोन है और एप्पल की मजीद कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि एप्पल वॉच नहीं है या फिर आईपैड नहीं है या मैकबुक नहीं है, और आपके पास एक सिंपल PC है या सिंपल एक लैपटॉप है विंडोज़ का, किसी भी कंपनी का हो, तो एप्पल की उसके साथ कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। एप्पल का आईफोन सिंक होता है उसके साथ, एप्पल का आईफोन डाटा ट्रांसफ़र डायरेक्ट नहीं करता, इतना ईज ऑफ यूज़ नहीं है जितना एंड्रॉइड के साथ है विंडोज़ का। एप्पल के लिए आपको iTunes करना पड़ता है और उसके बाद सिंक्रोनाइज होता है वो लैपटॉप के साथ उसके, यानी कि अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र करना भी है तो वो काफ़ी एक बहुत, यानी कि एक ईजी तरीका नहीं है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है उसके लिए। तो और सैमसंग की अगर हम बात करें तो बाकी एंड्रॉइड्स को छोड़ के भी जो सैमसंग है वो एंड्रॉइड के एक्सपीरियंस को और एंड्रॉइड और विंडोज़ की कंपैटिबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। वो किस तरह से कि सैमसंग ने डील की माइक्रोसॉफ्ट वालों के साथ और अपने मोबाइल के अंदर इस नोट 20 अल्ट्रा के अंदर लिंक टू विंडोज़ का वो दे दिया आपको, डायरेक्ट टोगल ही दे दिया, ठीक है। उसके अलावा फिर लिंक टू विंडोज़ डायरेक्ट काम करता है, आपकी मैसेजेस, आपकी कॉल्स, हर चीज़। जिस तरह एप्पल और मैकबुक का उन्होंने इंटीग्रेशन करने की कोशिश की है, इकोसिस्टम बनाया, इसी तरह सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट वाले मिल के एंड्रॉइड और विंडोज़ का आपस में इस तरह से करने की कोशिश करें। हाँ, ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना कि एप्पल वालों का है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, यानी कि आप व्हाट्सएप के मैसेजेस ये वो सारा कुछ अपने लैपटॉप से रिप्लाई कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम की अगर बात करें, अगर आपके पास एप्पल की कोई और चीज़ नहीं है तो एंड्रॉइड और विंडोज़ का जो इकोसिस्टम है वो एक काफ़ी बेहतरीन इकोसिस्टम है एप्पल इकोसिस्टम को छोड़ के। तो एक रीज़न तो ये थी। दूसरी भी ये काफ़ी मेन रीज़न है, तो वो ये है कि यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए मुझे नोट टेकिंग करनी पड़ती है, और नोट टेकिंग के लिए या किसी भी किस्म की आपने नोट टेकिंग करनी है तो S Pen जिस मोबाइल के साथ इंटीग्रेटेड आता है वो सिर्फ सैमसंग की नोट सीरीज़ है। इसके अलावा किसी कंपनी का कोई भी मोबाइल एक स्टाइलस या पेन इंटीग्रेशन के साथ नहीं आता। तो ये एक इसके लिए बहुत ही ह्यूज जो है ना वो हो जाता है कि इसकी तरफ एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके साथ कि आपको इसके साथ S Pen की इंटीग्रेशन देखने को मिलती है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं है, आपने यानी कि YouTube की वीडियोस बनानी है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्मार्ट सेलेक्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। हाईलाइट करना हो वो भी हो जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे इस तरह की फंक्शनैलिटी है S Pen की जो कि अगर आप क्रिएटिव या प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छी है। और साथ में एक और चीज़ है इसके अंदर, वो है मल्टीटास्किंग, कि आप साथ में नोट्स बना रहे हैं, साथ में आपने यूट्यूब की वीडियो चलाई है, साथ में आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं। तो इन चीज़ों के अंदर मल्टीटास्किंग के अंदर मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मल्टीटास्किंग के हवाले से तो सैमसंग किंग है। अब मेरे पास जो वेरिएंट है इसकी 12 GB रैम है, 256 GB के वेरिएंट में मैंने लिया स्टोरेज में, और स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ ही आता है। तो ये इसकी मल्टीटास्किंग, इसकी यानी कि प्रोसेसर भी इतना तगड़ा लगा हुआ है इसके अंदर,
और 12 GB की रैम है, जिसकी वजह से आपको मल्टीटास्किंग के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आता। अच्छा जी, तीसरी रीज़न मेरी एप्पल से, आईफोन से सैमसंग के नोट के ऊपर स्विच करने की, वो है सैमसंग डेक्स। अभी आपको पता है कि एंड्रॉयड कितना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर अगर स्नैपड्रैगन के आप प्रोसेसर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि विंडोज़ के काफ़ी सारे लैपटॉप से भी ये ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप इसके साथ एक केबल अटैच करके, या फिर वायरलेस के अंदर थोड़ा बहुत लैग आ जाता है, तो इस वजह से अगर आप HDMI केबल अटैच करते हैं और इसको सैमसंग डेक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने LED के ऊपर, स्मार्ट LED के ऊपर, तो आपका एक किस्म का बहुत ही हाई परफॉर्मिंग, बहुत ही अच्छा एक लैपटॉप का सिस्टम बन जाता है। साथ आप कीबोर्ड और माउस अगर अटैच कर लेते हैं, और उसके बाद आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिस तरह के एडोबी रश हो गई या फिर किनेमास्टर हो गई, आप इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के अंदर आपकी एडिटिंग होगी। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात ही कर रहे हैं तो भाई ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैं देने लगा हूँ, लेकिन ये एक रियलिटी है, और वो ये है कि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है, मैं आईफोन 11 प्रो मैक्स को 1 साल से इस्तेमाल कर रहा था, और अब मैंने ये लिया और इन दोनों को मैंने एक साथ भी इस्तेमाल किया है, तो इसकी परफॉर्मेंस, स्मूथनेस मुझे आईफोन 11 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा लगी। और ये मेरे साथ ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुआ कि सैमसंग ने कोई ऐसा फ़ोन निकाला है, या एंड्रॉयड की तरफ से कोई ऐसा फ़ोन आया है जो कि आईफोन को क्रॉस कर रहा है परफॉर्मेंस के अंदर, स्मूथनेस के अंदर, और इसका टच रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए बड़ी बात थी कि इसके अंदर किसी किस्म का मुझे लैग देखने को नहीं मिला। अभी भी मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, मतलब तकरीबन 2 वीक्स हो चुके हैं, तो फिर भी मुझे देखने के किसी किस्म का कोई इसमें लैग देखने को नहीं मिला। तो भाई परफॉर्मेंस के हवाले से कोई इशू नहीं, कोई हीटिंग इशू नहीं। स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, कोई हीटिंग इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मैं इसको 10/10 मार्क्स दूंगा। बहुत अच्छा परफॉर्मिंग, हाई परफॉर्मिंग फ़ोन है। और इसी परफॉर्मेंस और डिस्प्ले को हम साथ मिलाते हैं, जो कि नेक्स्ट इसका प्रो है। इसके अंदर डिस्प्ले जो है बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले। यानी कि मैं इससे पहले जब मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया था, मैं उसके डिस्प्ले से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ था, इम्प्रेस था मैं। लेकिन जब मैंने ये लिया है तो ऐसे लगता है कि एक लीप अहेड है उससे। यानी कि एक होता है ना कि थोड़ी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी कर दी चेंजिंग, थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, नहीं, ये डिस्प्ले उससे कई गुना अच्छा है। मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करके देखा है। डायरेक्ट सनलाइट में विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, आईफोन में भी नहीं था। लेकिन इसकी जो इमर्सिवनेस है, हल्का हल्का साइडों से कर्व्ड है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जो कि एक बहुत ही, यानी कि आपको फील होता है कि यार वाकई स्मूथ है, वाकई अच्छा डिस्प्ले है। और फिर 240 हर्ट्ज़ की टच सेंसिंग है, जिसकी वजह से टच रिस्पॉन्स रेट, जैसे आप टच करते हैं और जो रिस्पॉन्स आपको आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी लगती है। एस पेन की लेटेंसी भी कम हो जाती है, 9 मिली सेकेंड्स पर ले आए हैं, तो बिल्कुल आपको महसूस ही नहीं होता कि आपका पेन जिधर जा रहा है वहीं पे आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी कि लैग कोई किसी किस्म का देखने को आपको नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस और इतना ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले और इतनी ज़्यादा अच्छी इंटीग्रेशन, ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं इसके ऊपर स्विच किया हूँ। आप अगर इसके ऊपर कोई मीडिया कंजम्पशन कर रहे हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कोई वैसे मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो डिस्प्ले आपको इसका लाजमी तौर पर इम्प्रेस करेगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक कोना है कि ये 6.9 इंच का पैनल है तो बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कहता हूँ। हाँ, इतना बड़ा ये है कि मैंने इसको अगर आईफोन के साथ भी यूज़ किया तो ये काफ़ी मुझे बड़ा लगा है। और इसको 3 से 4 दिन यूज़ करने के बाद मैंने जब कोई और साथ मोबाइल यूज़ नहीं किया, इसी के वो यूज़ करता रहा हूँ, और मैं मुसलसल यूज़ करता रहा हूँ, सिर्फ सोने के वक्त छोड़ा, बाकी नहीं छोड़ा। तो फिर उसके बाद जब मैंने आईफोन यूज़ किया तो हालांकि वो भी 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले है 11 प्रो मैक्स का, लेकिन वो मुझे छोटा लग रहा था। ये काफ़ी ह्यूज डिस्प्ले है, लेकिन अगर आप पहले से 11 प्रो मैक्स या इस तरह का कोई बड़ा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तो आपको इसके अंदर तंगी नहीं होगी यूज़ करने में, बल्कि आपको मज़ा आएगा। इतना इमर्सिव डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर गेमिंग की भी बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस के अंदर मैं इसके ऊपर COD मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलता हूँ। PUBG का मुझे शौक भी नहीं है, और COD मोबाइल भी उसी तरह से ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, बहुत बैटरी कंजम्पशन है उसकी। तो उस लिहाज से बैटरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हीटअप की अगर बात करें तो हीटअप नहीं होता। ये स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट, एक्जीनोस वाले वेरिएंट के ऊपर भी मैंने खेल के देखी, और उसकी बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा है और वो हीटअप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं इसको कवर के साथ, जो इसके पाउच इसके अंदर साथ आया है सिलिकॉन कवर, उसके साथ यूज़ कर रहा हूँ। उसको मैंने उतारा भी नहीं है, तो ये इतना हीटअप नहीं हो रहा, बस थोड़ी सी नॉर्मल वार्मथ आती है, हॉट नहीं होता, थोड़ा सा गर्म होता है हल्का सा, वो नॉर्मल है। यानी कि मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आईफोन जितना गर्म होता था ये उतना ही होता, उससे ज़्यादा नहीं होता, शायद उससे कम ही होता होगा।
तो इसकी COD की परफॉर्मेंस गेमिंग की बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। मैंने इस पर एसफॉल्ट 9 भी खेली है, उसकी भी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है, और वो आप एक्सपेक्ट भी करेंगे जब आप इतने पैसे खर्च रहे हैं। तो परफॉर्मेंस के अंदर आपको इशू इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलता, हीटिंग भी नहीं मिलती। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ हम इसकी बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी में इसकी काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस आपको देखने को मिलता है फ्रंट पे भी और बैक पर भी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सैमसंग हमें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहा है। और लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो रैम भी इसके अंदर LPDDR5 रैम मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है LPDDR4X से। तो इसके अंदर इसी तरह से स्टोरेज भी है, वो भी हमें अपग्रेडेड देखने को मिलती है। यानी कि हर चीज़ आप जिस तरह से सोच सकते हैं ना कि इसका लेटेस्ट वर्जन, वो आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब एक चीज़ रह गई इसके कैमरास। वो कैमरास की बात अब इस तरह से है कि इसके अंदर सैमसंग ने, मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि S20 अल्ट्रा से बेशक कि आपको सेंसर सेम देखने को मिल रहा है मेन, लेकिन S20 अल्ट्रा से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड कैमराज हैं। इनकी क्वालिटी, इनका रिज़ल्ट, और ख़ास तौर पे अगर आप स्नैपड्रैगन और एक्जीनोस के वेरिएंट्स में देखें तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन इसका जो कैमरा है वो बहुत ही आउट क्लास है। अगर आप स्टिल इमेजेस की बात करें तो इसके अंदर सैमसंग वाली लुक आती है, यानी कि थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा इस तरह से करके आपको आईफोन वाली ओरिजिनल लुक देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग आईफोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आपको अगर आप डे लाइट की बात करें तो दोनों के अंदर कोई 19-20 का फ़र्क है, कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत ही अच्छा पिक्सल बिनिंग करता है 9:1 की, तो यानी कि 12 मेगापिक्सल की ही तस्वीर आती है, लेकिन मेन मेगापिक्सल जो है मेन कैमरे के उसके हैं वो है 108 मेगापिक्सल का। उसके अलावा बाकी दो जो कैमरे हैं, एक इसके अंदर मिलता है आपको पेरिस्कोप जूम कैमरा, जिसका 5x ऑप्टिकल जूम है, जो कि आपके गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से भी अच्छा है। उसका 4x था, और ये मैक्सिमम 50 टाइम्स जूम कर सकता है। और इसका 50 टाइम्स जूम यानी कि इतना ज़्यादा काबिल इस्तेमाल तो नहीं आप कह सकते कि आप उसको पोस्ट शेयर करें इतने जूम के ऊपर, लेकिन ये है कि अगर आप काफ़ी दूर देखना है और ये आप कैमरा खोल लेते हैं, तो मैं इसको इसी चीज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कि काफ़ी दूर अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको देखने के लिए इस्तेमाल कर लिया। हाँ, लेकिन इसका 5x जो ऑप्टिकल जूम है और इवन के 10x तक जो डिजिटल जूम है वो बहुत ही अच्छा है और काबिल इस्तेमाल है, बहुत ही अच्छा है। आईफोन के 10x जूम से भी ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, और दूसरी चीज़ अगर बात कर लें हम अल्ट्रा वाइड कैमरे की, वो भी 12 मेगापिक्सल का लगाया है सैमसंग ने इसमें, लेकिन उसकी भी क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर आप कलर शिफ्ट की बात करें, जिस तरह के पिछले सैमसंग मोबाइल में होता है, इसके अंदर कलर शिफ्ट बहुत ही कम है। जिस तरह आईफोन के अंदर था कि बिल्कुल जिस तरह मेन लेंस के कलर्स हैं, उसी तरह बाकी दो लेंसेज के भी कलर्स को कैलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा साथ में लेज़र ऑटो फोकस दिया गया है इसकी, क्योंकि सेंसर का साइज़ बड़ा है, 108 मेगापिक्सल है, तो फोकसिंग का इशू आता था, जिसके लिए सैमसंग ने अब एक डेडिकेटेड लेज़र सेंसर दिया है जिससे ये फोकस करता है। स्पेशल उसका काम ही सिर्फ फोकस करना है, तो इसकी फोकस स्पीड अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। और यही इसका सबसे ज़्यादा मेन जो है ना S20 अल्ट्रा से इसके अंदर इन्होंने मेन बम्प अप दिया है कैमरे का। और अगर हम लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो लो लाइट के अंदर भी ये मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप बगैर नाइट मोड के खींच रहे हैं तब भी ये आईफोन से ज़्यादा अच्छी तस्वीरें ले लेता है नाइट टाइम में, नाइट मोड में नहीं। और इसी तरह अगर हम सेल्फ़ी की बात करें तो सेल्फ़ी का रिज़ल्ट भी इसका बेशक 10 मेगापिक्सल कर दिया है उस 40 से, जो कि आपको S20 अल्ट्रा में देखने को मिलता था, लेकिन इसकी क्वालिटी इन्होंने अच्छी कर दी है, तकरीबन S20 अल्ट्रा जैसी ही है। तो सेल्फ़ी के अंदर भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, नाइट मोड की अगर बात करें तो आपको सेल्फ़ी के अंदर भी इसमें नाइट मोड मिलता है, जो कि आपको आईफोन के अंदर देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए कि आप इसकी सेल्फ़ी अगर आप नाइट टाइम में भी लेंगे तो वो अच्छी आती है। इसके अलावा अगर आप करें इसकी नाइट मोड की बात रियर कैमरे पे, तो आईफोन का और इसका डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल है, तकरीबन दोनों की सेम ही आपको तस्वीरें मिलेंगी। यहाँ आईफोन जो है आपको शो करवाता है कि थोड़ा रात का वक्त है, हर चीज़ को ब्राइट नहीं करता, लेकिन ये जो है वो तकरीबन ओवरऑल पूरा सीन ही ब्राइट कर देता है, जिससे आपको इतनी नेचुरल लुक नहीं आती, लेकिन दोनों के नाइट मोड तकरीबन ऑन पा रहे हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती वीडियो। अगर आप फ्रंट कैमरे की वीडियो की बात करें तो 4K 60 FPS तक आप उससे शूट कर सकते हैं वीडियो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर अब आप बात करें जो रियर कैमराज है उनकी वीडियो की, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये इसी के कैमरे से मैंने शूट की है। इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। आईफोन से, हाँ मैं अभी भी यही कहूँगा, आईफोन से थोड़ी सी कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आपको फ़र्क महसूस हो, यानी कि तकरीबन सिर्फ कलरिंग का फ़र्क आप कह सकते हैं, बाकी कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्टेबलाइजेशन बहुत आउट क्लास है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। यानी कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत अरसे के बाद हम ये कहने के काबिल हुए हैं कि सैमसंग ने कोई अच्छा कैमरा फ़ोन लॉन्च किया है, यानी कि जिसके कैमरे को हम डायरेक्टली आईफोन के कैमरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और मैं इसकी कैमरे क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ।
कि आईफोन से इसके ऊपर आने के बाद भी मुझे किसी किस्म का कोई ये नहीं महसूस हुआ कि मैं डाउनग्रेड कर लिया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इसके सेगमेंट्स इस तरह के जिसमें मुझे लगता है कि मैंने अपग्रेड किया है। तो इसका कैमरा नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वीडियो में भी और फोटोज़ में भी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी ना फेस आईडी के ऊपर, कि फेस आईडी वहाँ से अब चली गई है, नॉच भी गई है उसके साथ, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि मतलब आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अब अगर नॉच गई है तो उसके साथ आपकी फेस आईडी भी गई है। उसकी जगह पर सैमसंग ने इसके अंदर दिया है अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको सिर्फ हल्का सा टच करना, आपको प्रेस करके नहीं रखना, हल्का सा सिर्फ टच भी करेंगे तो वो खुल जाता है। और काफ़ी अच्छी स्पीड है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। सिर्फ 1 या 2 टाइम्स, 1-2 दफ़ा इस तरह से हुआ है कि आपका जो है ना फिंगरप्रिंट मेरा काम ना करे, उसके ऊपर ये नो मैच आ जाए। अदरवाइज़ ये हर दफ़ा काम करता है। तकरीबन 90% इसका एक्यूरेसी रेट है। सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर मुझे जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ जो आईफोन से, वो ये है कि जो फेस आईडी थी, अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर या इस तरह मैसेंजर वगैरह के ऊपर आपने लगाया, जो कि मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मोस्ट यूज्ड ऐप्स हैं। आपको शायद कोई और ऐप इस तरह की हो जो आप हर वक्त खोलते हो, मेरी ये हर 1 मिनट के बाद ये दोबारा लाजमी खुलनी है। तो इसके ऊपर जो प्राइवेसी लगी थी आईफोन के अंदर, वो ऑटोमेटिक, मुझे कुछ करना नहीं था पड़ता, मैं उसकी तरफ मोबाइल की तरफ देख रहा हूँ और जैसे कोई मैसेज है उस पर क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता था। अब इसके ऊपर भी इसी तरह से, लेकिन इसके ऊपर आपको टच करना पड़ता है एक दफ़ा फिंगरप्रिंट पे, तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और हर दफ़ा टच करना मतलब थोड़ा सा कमरसम लगता है, इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है जिस तरह के फेस आईडी से था। लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर डिस्प्ले और 3D अल्ट्रासोनिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको यानी कि सिवाय इस ऐप्स खोलने के अंदर, अगर आप इस पे ऐप पे पासवर्ड नहीं लगाते या फिंगरप्रिंट नहीं लगाते, तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर आपको बार बार अगर फ़ोन अनलॉक भी करना पड़ता है, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने फेस आईडी को मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुई है इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनर की। अच्छा जी, एक चीज़ है जिसको मैं वाकई ही आईफोन से इस पर आने में मिस कर रहा हूँ, और वो है इसकी बैटरी लाइफ। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि भाई बैटरी लाइफ के लिए अगर आपने ये फ़ोन लेना है और अगर आप आईफोन 11 प्रो या प्रो मैक्स से आ रहे हैं इसके ऊपर, तो इसकी बैटरी लाइफ आपको कम देखने को मिलेगी। यानी कि आईफोन को मुझे डेली 1 मरतबा चार्ज करना पड़ता था। टोटल अगर मैं 100% करता था तो आईफोन दिन के एंड पे तकरीबन 15-10% पे होता था मेरा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, आईफोन के अंदर मुझे तकरीबन 8 घंटे का या शायद इससे भी कभी ज़्यादा 9 घंटे तक का भी मुझे उसके अंदर स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता था। इसके अंदर मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है 6 घंटे का। इसको मुझे दिन में 2 मरतबा चार्ज करना पड़ता है। शायद मैं आजकल इसको यूज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ चेकिंग की वजह से, तो इस वजह से हो शायद। लेकिन हाँ, आईफोन से कम है बैटरी इसकी, ये कंफर्म बात है। लेकिन काफ़ी सारे आपके जो एवरेज कंज्यूमर है उसका तो ये एक दिन आराम से निकाल जाएगा। स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा क्योंकि इंटेंसिव यूज़ है, कैमरे का बहुत ज़्यादा यूज़ है, गेमिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, उसके अलावा मैंने इसको 24 घंटे इसकी स्क्रीन ऑन रखनी है, और फिर जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट आ जाता है तो वहाँ पे बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। वो ख़ास तौर पे ब्राउजिंग में लगता तो बहुत स्मूथ है, लेकिन बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालता है। तो इन चीज़ों की वजह से अब बैटरी, ये नहीं मैं कह रहा कि टेरिबल बैटरी लाइफ, बहुत बुरी नहीं, बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आईफोन से कम है, बस इतनी सी बात है। ओके गाइज, तो ये थे मेरे ख्याल इसके बारे में, और मैं क्यों आईफोन से इसके ऊपर स्विच किया हूँ नोट 20 अल्ट्रा के ऊपर। अब अगर आपके जहन में कोई भी किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड या ओवरऑल टेक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपको उनके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और नोट 20 अल्ट्रा के बारे में आप किस तरह की अगर कोई वीडियोज़ चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वो भी ला के देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो गाइज़, इसके साथ ही मैं चलता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। पीस आउट।